वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर ट्रबल्स। इन बॉयलर ट्रबल्स को हम बॉयलर डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। बॉयलर ट्रबल्स इज ऑल्सो नोन एज बॉयलर डिफेक्ट्स। अब ये बॉयलर ट्रबल या बॉयलर डिफेक्ट होते क्या हैं? जब भी कभी इंडस्ट्रियल लेवल पर हम पानी को बॉईल करने के लिए किसी बड़े बॉयलर को यूज करते हैं, तो अगर वो पानी उस बॉयलर में यूज होने के पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता तो वो उस बॉयलर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स का वाटर ही हम बॉयलर के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हमने उस पैरामीटर के वाटर को बॉयलर के अंदर यूज नहीं किया तो वो वाटर बॉयलर के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स पर या बॉयलर ट्रबल के टाइप्स पर बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर। पैरामीटर्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी कि जिस पानी को हम बॉयलर के अंदर फीड करने वाले हैं या बॉयलर के अंदर हम जिस वाटर को स्टीम जनरेशन के लिए बॉईल करने वाले हैं, उस वाटर के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स का होना रिक्वायर्ड है किसी भी बॉयलर को ट्रबल से या डिफेक्ट से रोकने के लिए। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास होता है वाटर की हार्डनेस का। द हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी बिलो 0.2 ppm। हम जितने भी हार्डनेस रिमूवल के मेथड्स यूज करते हैं उसमें से ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो कि हार्डनेस को इतने लेवल तक रिड्यूस करे। यानी अगर हमने वाटर को सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस, तो उनसे मिलने वाला पानी भी अगर बॉयलर के अंदर यूज किया जाता है तो वो भी बॉयलर के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ ना कुछ ट्रबल्स जो है वो डेवलप करेगा। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है कास्टिक एल्कलिनिटी का। कास्टिक एल्कलिनिटी शुड बी बिटवीन 0.15 to 0.45 ppm, इसके बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो पानी भी बॉयलर के अंदर डिफेक्ट क्रिएट करेगा। ऐसे ही कास्टिक एल्कलिनिटी के साथ अगर हम बात करें सोडा एल्कलिनिटी की, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक पैरामीटर है विच शुड बी बिटवीन 0.45 to 1.00 ppm। आप सभी देख सकते हैं कि इन सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी रेंज बहुत ही कम है। इसी तरीके से एक्सेस सोडा ऐश, इट शुड बी बिटवीन 0.3 to 0.5 ppm। तो हम कितना भी सॉफ्ट वाटर ले लें, कितना भी प्योर वाटर ले लें, इस पैरामीटर तक हमारा वाटर बहुत ही मुश्किल से पहुंचता है। तो दैट मीन्स अगर हम कोई भी ऐसा वाटर जिसमें ये सभी पैरामीटर्स मैच नहीं करते, उस वाटर को अगर हम बॉयलर के अंदर डायरेक्टली फीड करते हैं या फिर हम रॉ वाटर या अपने हार्ड वाटर को बॉयलर के अंदर फीड करते हैं, तो वो वाटर बॉयलर के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट करता है, जिन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं बॉयलर ट्रबल्स। तो बॉयलर ट्रबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Boiler troubles, yeah, we can say when natural water is directly fed into boilers, there are various reactions takes place in boilers and which results into boiler troubles or boiler corrosion. So here I am going to discuss कि boiler trouble जो है या boiler defect जो है वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ boiler defects। वैसे तो बॉयलर डिफेक्ट को हम बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम मेन 4 डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास आता है, जो सबसे कॉमन डिफेक्ट है, स्लज और स्केल फॉर्मेशन। ये पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट हमारे पास आता है
बॉयलर कोरोजन। तीसरा डिफेक्ट हमारे पास आता है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। एंड फोर्थ वन इज प्रिमिंग एंड फोमिंग। प्रिमिंग एंड फोम। इन 4 बॉयलर ट्रबल्स या बॉयलर प्रॉब्लम्स को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बॉयलर डिफेक्ट या बॉयलर ट्रबल क्या होता है। जब भी हम किसी हार्ड वाटर को या रॉ वाटर को या ऐसे वाटर को जो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता, उस वाटर को अगर हम डायरेक्टली बॉयलर के अंदर फीड कराते हैं तो बॉयलर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी उसके मटेरियल का डिके होने लगता है। अब वो डिके 4 तरीके से हो सकता है, स्लज स्केल फॉर्मेशन, बॉयलर कोरोजन, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड प्रिमिंग एंड फोमिंग। तो इन 4 को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है स्लज और स्केल फॉर्मेशन। नंबर 1 इज स्लज और स्केल फॉर्मेशन। स्लज और स्केल की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम किसी भी बॉयलर के अंदर लगातार वाटर को बॉईल करते जाते हैं, दैट मीन्स when water is continuously converted into steam, there is an increment in concentration of salts. जैसे जैसे salts की concentration increase होती जाएगी, एक condition ऐसी आ जाएगी कि these salts are converted into a precipitate, और उसी precipitate को हम 2 तरीके से define कर सकते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है स्लज, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास स्केल। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा पानी लगातार बॉईल होता रहता है तो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। दैट मीन्स व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्ट्स गेट्स प्रेसिपिटेटेड, उस कंडीशन में स्लज और स्केल फॉर्मेशन होती है। यानी इस प्रेसिपिटेट को ही हम क्या कहते हैं, या तो हम इसको स्लज कहेंगे या फिर हम इसको स्केल कहेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है पानी में कि एक ही साथ हमें 2 अलग अलग चीजें मिलें। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। जो पहला पार्ट हमारे पास है वो है स्लज। जितने भी स्लज होते हैं ये हमारे बॉयलर के अंदर जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी दी स्लज आर सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये डिपोजिशन की फॉर्म में नहीं होते। कहाँ पे मिलते हैं? कोल्डर सेक्शन में। दीज आर फाउंड इन कोल्डर सेक्शन, और वी कैन से कोल्डर पार्ट ऑफ बॉयलर। अब ये कोल्डर पार्ट क्या है? जब हम बॉयलर को गर्म करते हैं तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। बॉयलर का कोई पोर्शन कम टेम्परेचर पे होता है और कोई पोर्शन हाई टेम्परेचर पर होता है। तो बॉयलर के अंदर के ऐसे सभी पोर्शंस जो कि कोल्डर सेक्शन कहलाते हैं, यानी जहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, वहां पर जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे? स्लज प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि स्लज पार्टिकल्स होंगे। तो जब भी प्रेसिपिटेशन कोल्डर सेक्शन में होगा और लूज पार्टिकल्स की फॉर्म में होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स एज लूज पार्टिकल्स, तब वो क्या कहलाएगा? स्लज कहलाएगा। और स्लज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स हमारे पास स्पेशली मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और इन सब के साथ जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो भी स्लज की फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी हमारे बॉयलर के अंदर लूज पार्टिकल्स या लूज प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्लज। लेकिन अगर जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट हमारा लूज पार्टिकल्स की फॉर्म में ना होकर एक हार्ड कोटिंग की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्केल। यानी सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज स्केल। अब ये जो स्केल्स होते हैं, इन स्केल्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
तो सबसे पहली चीज तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की जगह इनको हम कहेंगे दीज आर हार्ड डिपॉजिट्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? पोल्डर की जगह। दीज आर डिपॉजिट्स इनटू हॉटर सेक्शन ऑफ बॉयलर, यानी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर इनका डिपोजिशन होगा। किस फॉर्म में होगा? एक हार्ड कोटिंग की फॉर्म में ये डिपॉजिट होंगे। और इन स्केल्स को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। इनके रिमूवल के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल यूटिलाइज करना पड़ता है। और जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे स्केल फॉर्मेशन के लिए वो मैक्सिमम कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे, जिसमें सबसे पहले हम मेंशन कर सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही हम मेंशन कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ साथ कुछ मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड्स भी हार्ड कोटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो दैट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। These salts are responsible for scale formation। अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो सपोज हमारे पास ये बॉयलर है, जिस बॉयलर की सरफेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो अलग अलग कंडीशंस हमें दिखानी है, स्लज और स्केल। इस बॉयलर के अंदर वाटर है जो कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा है। एक तरफ हम स्लज दिखाएंगे, एक तरफ हम स्केल दिखाएंगे। तो ये हमारी जो बॉयलर की सरफेस है, अगर इस बॉयलर की सरफेस के साथ वाटर में छोटे छोटे से स्लिमी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि हार्ड कोटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्लज। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स का डिपोजिशन एक हार्ड कोटिंग की फॉर्म में हो गया है बॉयलर की वॉल्स पर, तो इस हार्ड कोटिंग को हम कहते हैं स्केल। These particles are known as sludge and this hard coating known as scale। तो स्केल फॉर्मेशन हार्ड कोटिंग की फॉर्म में होगा, हॉटर सेक्शन या हॉटर एरिया में होगा। स्लज फॉर्मेशन कोल्डर सेक्शन या कोल्डर एरिया में होगा। इस स्लज और स्केल को रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि इनका क्या इफेक्ट होता है। जितनी भी स्लज और स्केल फॉर्मेशन होगी, वो स्लज और स्केल फॉर्मेशन हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करते हैं। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर कम होगी वैसे वैसे बॉयलर की एफिशिएंसी यानी कि उसकी स्टीम जनरेशन की पावर कम होती चली जाएगी। तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, और वी कैन से दीज स्लज एंड स्केल reduces efficiency of boiler, इसकी वजह से कोरोजन भी होगा। These are also responsible for corrosion and it is also responsible for bursting of boiler। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए हम डिफरेंट केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। जितनी ज़्यादा वाटर की हार्डनेस होगी उतना मैक्सिमम स्लज और स्केल फॉर्मेशन होगा। तो हमारा काम क्या होगा? वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का। तो हार्डनेस रिमूवल के लिए जो प्रिवेंशन मेथड हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोनेट कंडीशनिंग बाय कार्बोनेट कंडीशनिंग। यानी अगर हम वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर देंगे तो वो हमारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके उनको रिमूव कर देगा। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड कन्वर्ट्स इनटू इन कैल्शियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम सल्फेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स वाटर की हार्डनेस रिमूव हो गई, तो इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन अब नहीं होगा। दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए वो कार्बोनेट कंडीशनिंग की तरह ही होता है, विच इज नोन एज कैल्गन कंडीशनिंग। कैल्गन कंडीशनिंग को मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं।
जो कैल्गन कंडीशनिंग है, उस कैल्गन कंडीशनिंग के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं विच इज नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na2Na4PO3 और ये कन्वर्ट होता है अपनी आयनिक फॉर्म में Na+, साथ में Na4PO3 और ये हमारा जो नेगेटिव आयन बना, ये नेगेटिव आयन हार्डनेस के रिमूवल का काम करता है। दैट मीन्स इन फर्दर रिएक्शन वी हैव Na4PO3 with 2 नेगेटिव चार्जेस और ये किसी भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और उसके रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 2CaSO4 we can write Ca2P6O18 और we can say PO3 जिसके ऊपर आएंगे 2 नेगेटिव चार्जेस, यानी ये कैल्शियम यहाँ से इस सोडियम को रिप्लेस करता है और इसकी जगह खुद आ जाता है। ये सोडियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सल्फेट की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमारे स्लज और स्केल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बॉयलर कोरोजन, यानी हमारी सेकेंड प्रॉब्लम, बॉयलर कोरोजन। बॉयलर कोरोजन पानी में जितनी भी गैसेस डिसॉल्व होती हैं उनके वजह से होता है, या जितनी भी एसिड्स डिसॉल्व होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉयलर कोरोजन के लिए। बॉयलर कोरोजन का मतलब क्या है? इट इज अ डिके ऑफ बॉयलर मटेरियल। बॉयलर जिस भी मटेरियल का बना हुआ होगा, यानी जो भी मेटल यूज की जा रही होगी बॉयलर की कंस्ट्रक्शन के लिए, उस मटेरियल का डिके होना ही हमारा कहलाता है बॉयलर कोरोजन। इस बॉयलर कोरोजन के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ही, लेकिन ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे बॉयलर कोरोजन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है? तो अगर बॉयलर का जो मटेरियल है उसका डिके ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, तो दैट मीन्स हम कंसिडर करते हैं कि हमारा बॉयलर जो है वो आयरन मेटल का बना है। तो हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। हाई टेम्परेचर बॉयलर के अंदर क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि वहां पर कंटिन्यूसली पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। तो जो बॉयलर का मटेरियल है वो मटेरियल वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जो बनने वाला मेटल हाइड्रोक्साइड है वो मेटल के डिसॉल्व होने से बनता है और ये मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर देखें जहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो इस एक्सेस अमाउंट की प्रेजेंस में हमारा जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्म में Fe2O3.2H2O which is known as rust। तो ये पहला रीजन है, अगर पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉयलर कोरोजन। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरे रीजन की तरफ बढ़े तो हम सेकंड गैस लेकर चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऑक्सीजन भी बॉयलर को कोरोड कर रही है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉयलर को कोरोड करेगी, बट ये बॉयलर को डायरेक्टली कन्वर्ट ना करके ये एक एसिड की फॉर्मेशन करेगी, जिस एसिडिक मीडियम में बॉयलर का कोरोजन होगा। तो अगर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है देन इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। वाटर का नेचर जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा बॉयलर का कोरोजन होगा। सो हियर इज अ रिएक्शन CO2 plus H2O, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में H2CO3। ध्यान दें, सब रिएक्शंस जो है हमारी वो हाई टेम्परेचर पर हो रही है। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना ज्यादा बॉयलर का कोरोजन होगा। ऐसे ही जो हमारा थर्ड रीजन है बॉयलर कोरोजन का, वो सॉल्ट्स की वजह से बनने वाला एसिड है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज एसिड्स फ्रॉम
डिसॉल्व सॉल्ट्स, जितने ज़्यादा डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे उतने ज़्यादा उनका कन्वर्जन एसिड की फॉर्म में होगा और उस कन्वर्जन की वजह से हमारे बॉयलर का कोरोजन होगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक मैग्नीशियम सॉल्ट ले लेते हैं MgCl2। जब ये सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में MgOH2। ये तो प्रेसिपिटेट बन गया, लेकिन जो क्लोराइड बचा है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा HCl विच इज अगेन ए एसिड। यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पर भी एसिड, और जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ज़्यादा बॉयलर की सरफेस का कोरोजन होगा, यानी मेटल का डिके होगा। तो ये दो बॉयलर ट्रबल्स हुए। दैट मीन्स हमें वाटर के अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट गैसेस का या डिसॉल्व सॉल्ट्स का है उसको हमें रिमूव करना है। जितना ज़्यादा हम रिमूव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो बॉयलर है उसका ट्रबल या उसका कोरोजन रिड्यूस होता चला जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड बॉयलर ट्रबल की तरफ, विच इज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन, और ये कास्टिक अटैक की वजह से होता है। कास्टिक अटैक हम किसको कह रहे हैं? अटैक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दैट मीन्स जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर प्रेजेंट होगा वो हमारे बॉयलर की सरफेस को तोड़ने का काम करेगा, यानी उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करता रहेगा और हमारे बॉयलर की सरफेस किसी एक पोजीशन पे से चटक जाएगी। तो उस चटकने को या टूटने को हम कहते हैं एम्ब्रिटलमेंट। और किसकी वजह से हो रहा है? कास्टिक की वजह से, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहाँ से हुआ? ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है सोडियम कार्बोनेट के कन्वर्जन की वजह से। यानी हमारे पास अगर पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट है तो ये सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। और ये बनने वाला जो हाइड्रोक्साइड है ये हाइड्रोक्साइड हमारे बॉयलर की सरफेस को कोरोड करता है। कैसे कोरोड करेगा? वी हैव सोडियम कार्बोनेट विच हाइड्रोलाइज्ड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड कर लेगा जो एसिड बनाएगा, दूसरा हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉयलर की सरफेस को डिसॉल्व करने का काम करेगा। यानी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉयलर है, ये हमारे बॉयलर की जो सरफेस है, इस बॉयलर की सरफेस में कहीं कहीं पर कुछ क्रैक्स प्रेजेंट हैं, यानी ये सरफेस अंदर से अनइवन है। तो इस अनइवन सरफेस में जहां जहां पर पोजीशन खाली होगी उन सारी पोजीशंस पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंटर हो जाएगा और कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसके अंदर फिल होगा। और फिल होने के बाद ये हमारी मेटल की सरफेस के साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे मेटल को डिसॉल्व करता जाएगा वैसे ही हमारी मेटल इस पोजीशन से टूट जाएगी, जिसको हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, यानी कि मेटल सरफेस का टूटना या चटकना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने आपको बताया इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन। मूविंग टू द लास्ट पार्ट विच इज प्रिमिंग एंड फोमिंग। ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं और इनका सीक्वेंस जैसे लिखा हुआ उसका ऑपोजिट होता है, यानी पहले फोमिंग होगी उसके बाद प्रिमिंग होगी। अब ये प्रिमिंग और फोमिंग है क्या? तो पहले हम इसको एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉयलर है जिस बॉयलर के अंदर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, इस बॉयलर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, लेकिन एक ऐसा वाटर प्रेजेंट है जिसके साथ ऑयल या कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जैसे जैसे इस वाटर को बॉईल करेंगे, एक बर्नर हम यूज कर रहे हैं जो कि इस वाटर को बॉईल करने का काम कर रहा है,
तो जो हमारा वाटर लेवल होगा यानी जो हमारी वाटर की सरफेस होगी, इस पे धीरे धीरे इस ऑयल की वजह से सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी और बबल फॉर्मेशन होगी, जिनको हम इजीली तोड़ नहीं पाएंगे। दैट मीन्स यहां पर जो फॉर्मेशन हुई दैट इज बबल और वी कैन से फोम फॉर्मेशन। ये फोम फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि हमारे वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट है और ऑयल क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी बबल की सरफेस है उस बबल की सरफेस पर एक कोटिंग होगी ऑयल की और वो बबल इजीली टूटेगा नहीं। लेकिन जब हम लगातार इस पानी को गर्म कर रहे हैं और ये बबल बनते चले जा रहे हैं तो इस बबल फॉर्मेशन को तो हम कहते हैं फोमिंग। लेकिन इस प्रोसेस के कंटिन्यूस होने पर धीरे धीरे करके वेपर बननी शुरू होगी। अब ये जो वेपर है इसको ऊपर निकलने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये यहाँ से बबल्स को हटाना शुरू करेगी। जैसे जैसे ये वेपर ऊपर जाएगी ये अपने साथ छोटे छोटे बबल्स को भी ले जाएगी, क्योंकि सरफेस पर से एक साथ स्टीम जनरेशन होगा जिसकी वजह से कुछ बबल्स ऊपर जाना शुरू करेंगे। जब तक ये थोड़े ऊपर है यानी तब जब तक ये आसपास के बबल से घिरे हुए हैं तब तक तो ये बबल की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये बबल थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो इन बबल्स का बर्स्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये बबल फूट जाएंगे और इनके अंदर का जो पानी है और पानी के साथ जो भी सॉल्ट्स उस वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में है वो इधर उधर बिखरने शुरू कर देंगे। तो इसके आसपास की जो वेपर होगी उस वेपर के अंदर जो है वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई भी जो बबल है वो लगातार बर्स्ट होता रहेगा, वेपर लगातार ऊपर जा रही है, तो इस बबल के बर्स्ट होने पर वेपर के साथ साथ थोड़ी ऊंचाई तक कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं वेट वेपोराइजेशन, यानी दिस प्रोसेस इज नोन एज वेट वेपोराइजेशन। जिस वेपर में पानी भी प्रेजेंट हो यानी गैसियस फॉर्म के साथ साथ लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट हो, क्योंकि बबल्स लगातार बर्स्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेट वेपोराइजेशन एंड दैट वेपोराइजेशन इज नोन एज स्प्रिमिंग। तो फोमिंग क्या हुआ? फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट बबल्स। हम इसको लिख सकते हैं foaming is persistent formation of bubble on the surface of water, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो रहे हैं। and what is priming? Priming is known as wet vaporization. यानी वेपर विच कंटेन्स वाटर। तो ये हमारी 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिन 4 प्रॉब्लम्स को हमने समझा। इसमें से पहली प्रॉब्लम हमारे पास थी स्लज स्केल फॉर्मेशन। थोड़ी डिटेल में पढ़ाइए क्योंकि इस पर कई बार 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके इफेक्ट्स आपने देखे, प्रिवेंशंस देखी, देन हमने पढ़ा बॉयलर कोरोजन जो कि डिफरेंट डिसॉल्व्ड गैसेस और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से है। इसके बाद आया कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इट इज अगेन अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन जिसमें बॉयलर की पूरी सरफेस का कोरोजन ना होकर किसी पर्टिकुलर पार्ट से जो बॉयलर की सरफेस है वो टूट जाती है या चटक जाती है, जिसको हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड विच इज ड्यू टू सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। And for formation of sodium hydroxide, sodium carbonate is responsible. Then last problem is priming and foaming. Foaming is the first process. After foaming, priming takes place. Yani without foaming, there is no existence of priming. Foaming is the persistent formation of bubble. Yani ऐसे bubbles जो easily break ना हो. And priming is known as wet vaporization. तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 4 मेन प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं। इन 4 प्रॉब्लम्स के डिफरेंट रीजंस को समझा, उनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हमने देखा। प्रिमिंग एंड फोमिंग के प्रिवेंशन के लिए हम कुछ एंटी फोमिंग एजेंट्स पानी में ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे वाटर की फोमिंग को रोकते हैं। जैसे ही फोमिंग रुकेगी उसके साथ साथ हमारी जो प्रिमिंग है वो भी स्टॉप हो जाएगी।
So thank you so much. If there is any query, you can write down in chat box. Thank you.